हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्थैतिक तथा प्रावेगिक विश्लेषण स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आर्थिक विश्लेषण के संबंध में प्रायः 3 विधियों की चर्चा की जाती है। स्थैतिक विश्लेषण स्टैटिक एनालिसिस, दूसरा तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, तीसरा प्रावेगिक विश्लेषण डायनामिक एनालिसिस। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थैतिक विश्लेषण की। अर्थशास्त्र में स्थैतिक विश्लेषण विधि का बहुत महत्व है, क्योंकि आर्थिक सिद्धांत के एक बड़े भाग का विकास इसी की सहायता से किया गया है। इसके अलावा स्टैटिक एनालिसिस को समझे बिना हम जो डायनामिक एनालिसिस है उस धारणा को हम ठीक तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि जो प्रावेगिक विश्लेषण है उसके बारे में एक बात तो निश्चित है कि वह स्थैतिक नहीं है। विद्यार्थियों, प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि आर्थिक प्रावेगिकी की परिभाषा आर्थिक स्थैतिकी की परिभाषा से ही निकलती है। एक की परिभाषा करने पर दूसरे की परिभाषा स्वयं हो जाती है। तो हम सबसे पहले बात करें स्थैतिक विश्लेषण की। विद्यार्थियों, स्थैतिक विश्लेषण समय रहित होता है और इसमें कुछ तत्वों को दिया हुआ मानकर चला जाता है। विद्यार्थियों, स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न चल राशियों यानी वेरिएबल्स के मूल्यों के में जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वे एक ही समय बिंदु या एक ही समयावधि सेम पीरियड ऑफ टाइम से संबद्ध होते हैं। इसलिए स्थैतिक विश्लेषण को हम समय रहित टाइमलेस विश्लेषण कहते हैं। स्थैतिक विश्लेषण का जो आधार है वह है साम्य, यानी हम स्थैतिक विश्लेषण में संतुलन की अंतिम स्थिति का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, जो स्थैतिक विश्लेषण है वह स्थिर संतुलन का यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम का अध्ययन करता है। हम स्थैतिक विश्लेषण का जो उदाहरण है वह हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम दोनों से स्थैतिक विश्लेषण के उदाहरण ले सकते हैं। अगर हम माइक्रो स्टैटिक्स की बात करें, व्यष्टि स्थितिकी की बात करें, तो विद्यार्थियों बाजार मांग वक्र और बाजार पूर्ति के परस्पर कटाव के द्वारा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा का निर्धारण स्थैतिक विश्लेषण का सरलतम उदाहरण है। विद्यार्थियों, हम मांग और पूर्ति के संबंध में ये जानते हैं कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस एंड सप्लाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस। मांग कीमत पर निर्भर करती है और पूर्ति भी कीमत पर निर्भर करती है, और इस संदर्भ में हमने अन्य बातों को यथावत मान लिया है और मांग और पूर्ति के संतुलन के माध्यम से हम संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा का निर्धारण करते हैं, जबकि D = S डिमांड पूर्ति जो मांग है वह पूर्ति के बराबर है। हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मांग और पूर्ति वक्र दिए हुए हैं और इन दोनों के कटान के माध्यम से जो E बिंदु है वह संतुलन का बिंदु है, जिस पर OQ मात्रा मांग मात्रा और पूर्ति मात्रा निर्धारित होती है और OP वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। विद्यार्थियों,
हम यहाँ स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों जैसे जनसंख्या का आकार, आय, रुचि, अन्य वस्तुओं की कीमतें और उसी प्रकार पूर्ति को निर्धारित करने वाले अन्य तत्वों को स्थिर मान लेते हैं और मांग और पूर्ति दोनों केवल कीमत स्तर का हम फलन लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न तत्वों को स्थिर मानकर हम संतुलन कीमत का, इक्विलिब्रियम प्राइस का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर ये जो ई संतुलन बिंदु है यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्थिर संतुलन है और ये संतुलन मांग पूर्ति वक्रों में परिवर्तन ना होने पर काल पर्यंत तक बना रहता है। यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है और किसी भी प्रकार की हलचल होने पर पुनः ई पर संतुलन स्थापित हो जाता है, अपने आप संतुलन स्थापित होने का प्रयास करता है। तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमने स्टैटिक एनालिसिस का उदाहरण लिया है। हम जो मैक्रो स्टैटिक्स की बात करें, समष्टि स्थितिकी की बात करें, तो समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत राष्ट्रीय आय निर्धारण का जो कीन्सियन मॉडल है वह स्थैतिक विश्लेषण है, जिसमें हम लेते हैं y = C+I, यानी जो आय है, राष्ट्रीय आय है, वह उपभोग पर किए गए व्यय और विनियोग पर किए गए व्यय के बराबर है। और इस कीन्सियन मॉडल में जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण में जो चर हैं, संबंधित चर हैं, उनका समय रहित समायोजन के द्वारा हम राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर का निर्धारण देखते हैं। यानी कीन्सियन मॉडल का विश्लेषण का जो संबंध है संबंधित चरों के तात्कालिक या समय रहित समायोजन द्वारा राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर निर्धारण से है। हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो रेखा चित्र दिखाई दे रहा है उसमें जो C+I है वह समग्र मांग को व्यक्त करता है और C+I, ये जो y = C+I जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 45 डिग्री की जो लाइन है, यह समस्त पूर्ति रेखा को व्यक्त कर रहा है। समस्त पूर्ति फलन है ये। समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के कटान के माध्यम से ई बिंदु पर संतुलन आय स्तर का निर्धारण होता है, OY आय स्तर निर्धारित होती है। तो यह स्थैतिक विश्लेषण का उदाहरण है, मैक्रो स्टैटिस्टिक्स है और मैक्रो स्टैटिक्स है और इसमें हमने स्थिर संतुलन का उदाहरण देखा है। विद्यार्थियों, ये जो स्थैतिक विश्लेषण है, इसमें जो विश्लेषण है वह सरल होता है और इसमें जो विभिन्न चरों का संबंध है वह एक ही समयावधि या एक ही समय बिंदु से संबंधित होता है। अब बात आती है कि हम स्टैटिक एनालिसिस का अध्ययन क्यों करते हैं। तो विद्यार्थियों, यह जटिल अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में हमारी सहायता करता है। हालांकि विभिन्न समयों के अध्ययन के लिए यह अनुपयुक्त होती है, उपयुक्त नहीं होती। जहाँ पर चरों का संबंध विभिन्न समयावधि से संबंधित होता है, वहाँ पर यह विधि काम नहीं करती है। तो अब प्रश्न यह है कि हम इस पद्धति का प्रयोग क्यों करते हैं, जबकि इसमें हमें पता है कि निर्धारक दशाओं या कारकों के स्थिर न रहने के कारण यह पद्धति व्यवहारिक नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, स्थैतिक विधि के प्रयोग का कारण ये है कि यह जटिल तथ्यों को सरल बना देती है
और जिससे हम जो हमारा अध्ययन है वह सरल हो जाता है। और निश्चित चरों में जो महत्वपूर्ण विशेष संबंध स्थापित करते समय जब हम कुछ शक्तियों को या कारकों को स्थिर मान लेते हैं तो हमारा अध्ययन कार्य सरल हो जाता है। हालांकि जिन चरों को हम स्थिर मानते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वह क्रियाहीन है, परंतु समय विशेष के लिए हम उनको स्थिर मान लेने से हमारा जो अध्ययन कार्य है वह सरल हो जाता है और हम जटिल अर्थव्यवस्था का अध्ययन सरल तरीके से कर पाते हैं और इसमें ज़्यादा उच्च स्तरीय गणित की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि प्रायोगिक विश्लेषण के लिए जरूरी होती है। विद्यार्थियों, अब हम दूसरी विधि की चर्चा करते हैं, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। यह विधि स्थैतिक तथा प्रायोगिक जो विश्लेषण हैं उनके मध्य की अध्ययन विधि है, बीच की विधि है। इसमें हम विद्यार्थियों एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। मान लीजिए हम जो मार्शल का जो कीमत सिद्धांत है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा हमने अभी स्थैतिक विश्लेषण में मांग पूर्ति वक्रों की सहायता से संतुलन कीमत के निर्धारण का अध्ययन किया था। अब मान लीजिए विद्यार्थियों किसी कारणवश जो मांग है उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, प्रारंभिक संतुलन बिंदु जो ई है और अब मान लीजिए मांग में परिवर्तन हो जाता है या मान लीजिए उपभोक्ताओं की आय बढ़ जाती है तो उनके लिए वस्तु की जो मांग है वह बढ़ जाती है और मांग वक्र डी से D1 पर शिफ्ट हो जाता है। नया संतुलन स्तर E1 पर निर्धारित होगा। अब यहाँ पर हम तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत E और E1 बिंदुओं की तुलना करते हैं। हम यहाँ पर E से E1 पर कैसे पहुँचे उस मार्ग का अध्ययन नहीं करते हैं, उस क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करते हैं, हम केवल E और E1 संतुलन बिंदु की तुलना करेंगे। ये जो तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का उदाहरण है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से लिया गया है। इसी प्रकार जो समष्टि अर्थशास्त्र में भी हम तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में कीन्स ने जनरल थ्योरी में तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग किया है, जिसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक जो संतुलन बिंदु है वह E है, राष्ट्रीय आय का स्तर OY है। अब मान लीजिए विनियोग में वृद्धि होती है, विनियोग I से बढ़कर I प्लस डेल्टा I हो जाता है और जो संतुलन का स्तर है वह E से बदलकर E1 पर हो जाएगा। हम E और E1 संतुलन स्तर की जो तुलना करेंगे वह तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण होगा। E से हम E1 पर किस प्रकार पहुंचते हैं, उसकी क्रियाविधि क्या है, E से E1 पर मूवमेंट कैसे होता है, हम उसको इसमें नहीं देखते हैं, केवल दोनों अंतिम संतुलन स्थितियों की हम तुलना करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं प्रायोगिक विश्लेषण की, डायनामिक एनालिसिस। अर्थशास्त्र में प्रायोगिक विश्लेषण का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, प्रायोगिक अर्थशास्त्र में जो आधारभूत तत्व हैं वह बदल जाते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाता है और उन तत्वों के परिवर्तन होने का प्रभाव हम उत्पत्ति के परिवर्तन की दर पर देखते हैं। यानी विद्यार्थियों, प्रायोगिक अर्थशास्त्र में जनसंख्या, उत्पादन का संगठन, रुचियाँ, तकनीक, आय, इन सब में परिवर्तन हो जाते हैं और उन परिवर्तनों का प्रभाव हम अपने
विश्लेषण में देखते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रायोगिक विश्लेषण में जो चर हैं उनका जो संबंध है वह विभिन्न समय बिंदुओं अथवा विभिन्न समय अवधियों से चरों का इसमें संबंध होता है। यह विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों तथा परिवर्तन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ चेंज का अध्ययन करती है। विद्यार्थियों, समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रायोगिक संबंधों के बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें, जो सप्लाई है, टी समय में जो सप्लाई है वह वो पिछली समय अवधि की कीमत पर निर्भर करती है, यानी एस टी इज फंक्शन ऑफ पी टी माइनस 1। यानी यहाँ पर जो पूर्ति है वह टी समय में जो पूर्ति है वह पिछली अवधि की कीमत पर निर्भर करती है। इसी प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं कि जो उपभोग है, टी समय में जो उपभोग है वह T-1 अवधि की आय पर निर्भर करता है। ये संबंध भी प्रायोगिक संबंध है। विद्यार्थियों, इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम प्रायोगिक संबंधों के बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आय है वह पिछले टी समय में जो आय है वह पिछली समय की अवधि में किए गए विनियोग की मात्रा पर निर्भर है। या जैसे उद्यम करता है वो विनियोग संबंधी जब निर्णय लेते हैं तो भविष्य की मांग के आधार पर निर्णय लेते हैं। और इस प्रकार जो प्रायोगिक अर्थशास्त्र है उसमें हम विभिन्न राशियों में भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, प्रायोगिक जो विश्लेषण है वह अधिक व्यावहारिक और वास्तविक किस्म का होता है और इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रायोगिक विश्लेषण में हम परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और हम इसमें यह देखते हैं कि एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर किस प्रकार पहुंचते हैं। विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में प्रायोगिक विश्लेषण का जो उदाहरण है वह हम कीमत निर्धारण के कॉब-वेब मॉडल से हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। प्रायोगिक विश्लेषण को हम जो कॉब-वेब मॉडल है उसके माध्यम से हम समझा सकते हैं। यहाँ पर जो प्रायोगिक विश्लेषण है उसमें परिवर्तन के मार्ग को समझाया जाता है। मैंने इस डायग्राम में आपको 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों डायग्राम कॉब-वेब मॉडल हैं, कीमत निर्धारण का कॉब-वेब मॉडल है। एक इसमें जो है वह स्थिर संतुलन को दर्शाता है और दूसरा अस्थिर संतुलन को दर्शाता है। जो ये वाला है, ये वाला डायग्राम, ये स्टेबल कॉब-वेब मॉडल है। इसमें जो प्रारंभिक संतुलन है वह एम है। ये जो आपको एम दिख रहा है, डिमांड और सप्लाई कर्व के कटान के माध्यम से एम संतुलन निर्धारित हो रहा है। उस पर ओ क्यू पूर्ति और मांग मात्रा निर्धारित हो रही है। अब मान लीजिए विद्यार्थियों, किसी कारणवश पूर्ति में कमी हो जाती है, पूर्ति घटकर ओ क्यू 1 आ जाती है, तो उससे जो उससे कीमत है वह P1 हो जाएगी, क्योंकि OQ1 पूर्ति होने पर मांग से पूर्ति कम है, कीमत बढ़ जाएगी। उससे अगली अवधि में उत्पादक पूर्ति बढ़ाएंगे और फिर उससे अगली अवधि में
कीमत घट जाएगी। तो आप इसमें एरो के माध्यम से देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की पूर्ति घटने पर कीमत बढ़ेगी, फिर अगली अवधि में पूर्ति बढ़ेगी, और वह एरो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि अंततः हम एम बिंदु पर पहुंच जाएंगे। ये संतुलन जो है स्टेबल कॉबेव का उदाहरण है। और इस दूसरे वाले डायग्राम में जो आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, यह अनस्टेबल कॉबेव मॉडल का उदाहरण है, जिसमें यदि संतुलन एक बार भंग हो जाता है तो हम संतुलन से दूर और दूर हम चले जाते हैं। मान लीजिए पूर्ति जो है ओ क्यू से घटकर ओ Q1 हो जाती है, तो कीमत बढ़ जाएगी OP से। और आप देख रहे हैं एरो के निशान से आप देख सकते हैं कि इसमें हम संतुलन जो पॉइंट जो एम है उससे दूर और दूर चले जाएंगे। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में डायनामिक एनालिसिस का उदाहरण है, जिसमें हम परिवर्तन के मार्ग का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, समष्टि अर्थशास्त्र में सैमुएल्सन, क्लास्की, कीन्स के पश्चात पोस्ट कीन्सियन जो इकोनॉमिस्ट हैं जैसे हेरल्ड, हिक्स, इन सब ने कीन्स के समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांतों को प्रायोगिक स्वरूप प्रदान किया है। और हम समष्टि अर्थशास्त्र में जो आय निर्धारण का मॉडल है, राष्ट्रीय आय निर्धारण का मॉडल, उसको भी हम प्रायोगिक विश्लेषण के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार हम उसमें प्रोसेस ऑफ चेंज को देखते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए कि जो प्रारंभिक संतुलन बिंदु है वह आपको दिखाई दे रहा है, यह E है, OY0 संतुलन आय है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में डेल्टा I के बराबर विनियोग बढ़ता है, तो उससे जो अंततः E1 बिंदु साम्य बिंदु निर्धारित होगा, E से हम E1 पर किस प्रकार पहुंचते हैं वह आपको एरो के निशान के द्वारा दिखाई दे रहा है कि डेल्टा I के बराबर विनियोग बढ़ने से E से हम L बिंदु पर आएंगे। फिर राष्ट्रीय आय में L M के बराबर वृद्धि होगी, उससे उपभोग में वृद्धि होने पर निवेश इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा, और हम M बिंदु पर आएंगे। फिर आगे यह चलता रहेगा क्रम, और अंततः हम E1 बिंदु पर पहुंचेंगे और राष्ट्रीय आय बढ़कर OY0 से बढ़कर जो OYT है यहाँ पर या OY पर पहुंच जाएगी। तो हम इसमें प्रायोगिक विश्लेषण में परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रायोगिक विश्लेषण में हम जो विभिन्न जो चर राशियां हैं उनका संबंध विभिन्न समय बिंदु या विभिन्न समयावधियों से करते हैं, और इसमें हम परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। और प्रायोगिक विश्लेषण व्यवहार में बहुत उपयोगी होता है, परंतु यह काफ़ी जटिल किस्म का होता है और आगे चलकर इसमें उच्च स्तरीय गणित के प्रयोग की भी आवश्यकता हो जाती है। विद्यार्थियों, आर्थिक विश्लेषण के लिए प्रायोगिक विश्लेषण और स्थैतिक विश्लेषण दोनों उपयोगी हैं। स्थैतिक विश्लेषण को समझे बिना हम प्रायोगिक विश्लेषण को नहीं समझ सकते, और अब वर्तमान में प्रायोगिक विश्लेषण का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझती हूँ विद्यार्थियों, आपको स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण और प्रायोगिक विश्लेषण की जो अवधारणाएं हैं, जो एनालिसिस है, वह समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।